बीएससी सेकेंड ईयर सत्र 2021-22 नई क्लास में हर किसी का स्वागत है। जितने भी लोग फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर के सेकेंड ईयर में आए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब धीमे धीमे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के दौरान इस बार लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी एक भारी हिस्से में लापरवाही दिखाई दी हुई है। तो ऐसे केस में ये ना करना कि फर्स्ट ईयर वाली दिक्कत यहाँ भी शुरुआत कर दो, बताना मेरा काम है। इसलिए हम सबसे पहले ही बता दे रहे हैं कि तुम सारे लोगों में सिर्फ कुछ लोगों को उंगलियों पर छोड़ दो, तो बाकी के मैक्सिमम लोग केवल और केवल लापरवाही किए हुए थे। तो फर्स्ट ईयर वाले में अभी वैसे भी फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो काफ़ी कुछ छूटा हुआ है। फर्स्ट ईयर में जिस चीज़ की जरूरत जो फर्स्ट ईयर के थे और उनको इसमें ज़रूरत पड़ रही है, उन सारी चीज़ को यहाँ पर अलग से हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल अभी की तारीख में एकदम नया हिस्सा शुरू कर रहे हैं, जिसमें पुराने वाले में फर्स्ट ईयर से केवल एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उसको हम जैसे ही उसकी चर्चा आएगी यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम तुम लोगों के जो पेपर होंगे, पहले पेपर की बात कर लेते हैं। एक तो है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस इसी में शामिल है। जो दूसरा पेपर होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो तीसरा पेपर होगा वो तीसरा पेपर होगा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसको नॉर्मली मैकेनिक्स कह दिया जाता है, मैकेनिक्स। इसमें शामिल होता है स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान। जब चीजें स्थिर अवस्था में होती हैं तब उनका जो अध्ययन किया जाता है वो स्थिति विज्ञान आएगा। जब चीजें गतिमान अवस्था में होती है, चल रही होती हैं, मूवमेंट में होती हैं, तब जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडीज की जाती है, उसे डायनेमिक्स कहा जाता है। तो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस, फिर दूसरा हिस्सा पेपर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है मैकेनिक्स। नॉर्मली सेकेंड ईयर में जितने लोग होते हैं उनको इसको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उतनी ही तेजी से भूलता भी है अगर इस पर प्रैक्टिस ना रहे। फिलहाल अभी हम लोग ये पहला वाला पेपर स्टार्ट करते हैं, लीनियर अलजेब्रा। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सब की बेहतर जानकारी के लिए आपका कमांड होना चाहिए मैट्रिसेस पर, जिसकी हिंदी होती है आव्यूह। मैट्रिसेस जो हम लोग ऑलरेडी इंटर में इससे भेंट वार्ता हो चुकी है, तो मैट्रिसेस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर लीनियर अलजेब्रा पर आएंगे और उसके बाद धीमे से आगे बढ़ेंगे। अगर कभी अपनी ऑफलाइन मुलाकात होती है तब फिर इसके बारे में धीमे धीमे बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर नहीं होती है तब ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है। शुरुआत करूं, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देना, या कह सकते हैं उस हिस्से का नाम लिख देना जिस हिस्से को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिसेस। लंबी दूरी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैट्रिक्स के परिवार में कौन कौन लोग हैं, किस किस नाम से जाने जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहली बार किसी के घर में गए हो, अपने यार दोस्त के घर में, और वो कहते हैं फलाने मेरी चाची हैं, फलाने चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं। वो एक एक का नाम बताता है, इनसे मिलिए, ये मिस्टर कुमार, ये मिस्टर धीरेन्द्र कुमार। सेम कंडीशन मैट्रिक्स की दुनिया में हम लोग पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, और मैट्रिक्स की दुनिया में, मैट्रिक्स के घर में आ रहे हैं। तो उस घर में जो जो मेंबर बैठे हुए हैं, उन घर में बैठे हुए मेंबर से एक नॉर्मल हल्की फुल्की बातचीत करने चल रहे हैं। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, हिंदी है आव्यूह। किसी ने कहा मैट्रिक्स क्या होती है, या उसका पहला सवाल होता है जब भी आप किसी के घर में जाते हो तो उस घर के मेंबर जो भी मौजूद हैं, आप सबसे पहले जानना चाहते हो वो क्या कर रहे हैं या उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो उस समय सबसे पहले तो ये जानो जिसके घर जा रहे हो वो कौन है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रो एंड द कॉलम। मैट्रिक्स सामान को रखने की व्यवस्था है, और सामान को जब आप रख रहे हो तो सामान को आप रो में और कॉलम में इसी तरह से रख सकते हो। ऐसा नहीं कि जिधर मर्जी पाए उधर उठा करके फेंक दिए, ये कंडीशन नहीं। जब आप सामान को रख रहे हो तो आप सामान को एक रो में रखिए या सामान को आप एक कॉलम में रखिए। इस हिसाब से जिस वक्त आप सामान को कॉलम में रख रहे होते हो उस वक्त ऑटोमेटिकली आप एक रो को जनरेट कर रहे होते हो, और जिस वक्त सामान को आप रो में रख रहे होते हो उस वक्त आप ऑटोमेटिकली कॉलम को जनरेट कर रहे होते हो। तो कहा जाता है, अच्छा रो और कॉलम से जान लेते हैं जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं। रो इसका मतलब होता है पंक्ति के एक लाइन पे रखना, और कॉलम यानी कि स्तंभ सीधी तरह, ये
वर्टिकल लाइन में जब आप रखते हो सामान को, जैसे 1 2 3 4 इनको हमने रख दिया, तो ये एक कॉलम कहा जाता है। और इसी चीज को अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं 1 2 3 4 तो ये एक रो कही जाती है। तो सामान को रो और कॉलम में रखने की जो व्यवस्था होती है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, शुरुआत करते हैं लिखने की। डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक, पहली परिभाषा सीधे से इसको लिखते हैं, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर हर एक शब्द पर ध्यान देना, हमने ये नहीं कहा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब मैट्रिक्स के अंदर में जो एंट्रीज आप रख रहे हो, आप व्यू के अंदर में आप जो सजा रहे हो, वो सारे के सारे सेम टू सेम भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, या कुछ सेम कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब जब आम बोलचाल की दुनिया में है तो ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो मैथमेटिकली आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में नंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट और नंबर्स। लेकिन इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि जो मैट्रिक्स बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को लेकर के ही बनती है, क्योंकि जैसे जैसे ये नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे सामने एक से बढ़ के एक चीजें नजर आती हैं कि अंदर में यहाँ फंक्शंस भी रखे जाने लगते हैं, एफ, एफ डैश, एफ डबल डैश। अब अंदर में फंक्शंस पढ़ने शुरू हो गए। ब्रॉन्स्कियंस एक आएगा नाम, ब्रॉन्स्कियंस आपको मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहां पर आपको मैट्रिक्स में फंक्शन की एल आई एल डी को चेक करना होता है। फंक्शंस आपके एल आई हो रहे हैं, एल डी हो रहे हैं, ये लीनियर अलजेब्रा में मिलेगा। एल आई का मतलब इंडिपेंडेंट होना, आजाद होना एक दूसरे से, एल डी होने का मतलब है डिपेंडेंट होना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट। ये बड़ी बड़ी बात है, अभी इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीज़ों को कहा जाता है तो कई कई नाम ऐसे ही सामने आ जाते हैं अड़भंगे टाइप के, तो बस वैसा ही है। तो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द नंबर्स in row and in rows and columns। सामान को पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ में रखने की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ये सबसे सिंपल सी डिफिनीशन है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स नॉर्मली मिलती कैसे है ये समझो। सबसे पहले आम जिंदगी में मैट्रिक्स देखते हैं उस जगह पर जिस जगह हम सबसे बेहतर तरीके से इसको नजर आते हैं। जैसे गांव में पहुंचे, वहां पर भंडारा हो रहा है, तो अगर इस जगह भंडारा हो रहा है तो वहां पर लोगों को कहते हैं भैया पांत में बैठ जा। तो जब लोग कहते हैं ना भैया पांत में बैठ जा, तो वहां पर लोग ऐसे बैठते हैं, पहला यहाँ बैठा, दूसरा आदमी इसके ठीक बगल में बैठा, तीसरा इनके ठीक बगल में बैठा। अभी सारे लोग खुश हैं, तो सब खाने की तैयारी में लगे हैं, ये अगला बैठा। अब ये लोग एक लाइन से बैठ गए, इनके आगे इनकी थाल सजा करके रख दी गई, तो थाल भी इनकी एक लाइन से आ गई। अब ये नहीं कि कोई ये सोचे इनकी थाल थोड़ी खींच देंगे, इनके ऊपर नीचे कर लेंगे, नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये बैठे हुए हैं, ठीक, और इनके पास इनकी थाल बैठी हुई है। इनके ठीक सामने जो लोग मौजूद हैं उनके साथ भी ऐसा है, ये लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, तो इनकी आंखें इधर से नहीं दिखाई देगी, बस ऐसे ही जानो, ये इनके बात है। ऐसा, और इनकी थालियां यहाँ सजी हुई हैं आगे। तो अब अगर गौर किया जाए तो इन लोगों को जब जो आदमी इधर से देखेगा वो कहेगा भैया एक सीधी लाइन में ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो हुई ये आपकी पहली रो तैयार हुई, जो आपके हॉरिजॉन्टल में जा रही होती है ये आपकी रो कहलाती है, ठीक। इनको जो भी देखेगा इनको कहेगा एक सीधी लाइन में बैठे हैं, ये भी आपकी रो होती है। ये थालियों को अगर देखा जाए तो ये भी एक रो, एक पंक्ति में मौजूद है, ये भी एक रो में। इसी को गांव में पांत कहा जाता है, भैया खाने के लिए पांत उठी हुई है, पांत उठी हुई है। तो पांत का मतलब पंक्ति होता है कि ये सारे लोग एक लाइन से बैठे हुए हैं। अच्छा, जो आदमी इधर से देखेगा उसके लिए ये लोग कैसे नजर आएंगे, एक कॉलम में नजर आएंगे, ये एक कॉलम में नजर आते हैं। तो ये सामान को जो रखने की ये व्यवस्था तैयार हुई ना कि हर सामान रो में है और हर सामान कॉलम में है, ये व्यवस्था ही हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो सामान को रो और कॉलम में रखने की व्यवस्था का नाम ही मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है। अब गौर करना,
इंटर में अगर याद हो तो जिस वक्त इसकी भेंट वार्ता होती थी, तो चूंकि मैथमेटिकल टर्म में पढ़ते थे तो वहां पर कहा जाता था दो चीजें सामने आती थी। एक तो होता था सारणिक सामने आता था, जिसकी इंग्लिश होती है डिटर्मिनेंट्स। इसको बोलते थे हम लोग सारणिक। और दूसरा इसके जस्ट बाद के चैप्टर में सामने आता था मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में नाम देते थे आव्यूह। ये बात है। जिस वक्त हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करते थे, डिटर्मिनेंट को अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेंट की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इन दोनों के बीच का फर्क भी थोड़ा सा बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। ज्यादा तो जैसे जैसे अंदर चलेंगे अपने आप सारी बातें सामने आती जाएगी। डिटर्मिनेंट के बारे में जो सबसे पहला अंतर आता था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट्स आपको जब मिलेगा स्क्वायर में मिलेगा। 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम, 4 क्रॉस 4, 4 रो 4 कॉलम, वो डिटर्मिनेंट। दूसरा सबसे पहली बार जो सिंबल का फर्क आता था, ये डिटर्मिनेंट होता था। 1 2 3 2 कहते थे ये 2 गुणे 2 की सारणिक है, 2 गुणे 2 का डिटर्मिनेंट है, और सॉल्व करते थे ऐसा 2 1 के 2, 3 दूना 6, 2 - 6 दैट इज इक्वल टू, वैल्यू आती थी -4। ये तो पहला तो सिंबल का ही फर्क आता था। ये दो डंडियां खींच दी जाती थी डिटर्मिनेंट को लिखते वक्त, और यही जब मैट्रिक्स को लिखते थे तो मैट्रिक्स में ये ऐसे डिब्बा बनाया जाता था 1 2 3 2। ये मैट्रिक्स है और वो डिटर्मिनेंट है। अंतर क्या? पहला ये स्क्वायर ही हो सकता है, स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं। 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, या इन जनरल है तो n क्रॉस n। जबकि मैट्रिक्स के साथ ये व्यवस्था नहीं है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। चाहे तो रो और कॉलम बराबर मिलेंगे, चाहे तो रो और कॉलम बराबर नहीं मिलेंगे। जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, ये सिर्फ एक रो को रखा हुआ है, सिर्फ एक रो, लेकिन देखो दोनों रो मिल करके जो ये एक रो दी गई है, ये आपको एक कॉलम भी दे रहा है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये एक रो। तो इसका मतलब यहाँ पर रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो रो की संख्या को पहले लिखा जाता है, कॉलम की संख्या को बाद में लिखा जाता है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि 1 लिखा था इसलिए 1, 2 लिखा था 2, ये कुछ ऐसा है 2 3 2 4 2 1। सामान को हमने 2 रो में सजा करके रख दिया, और जिस वक्त 2 रो में रखा 3 कॉलम तैयार हुए, तो रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, 1 2 3 कॉलम और 2। मैट्रिक्स बनती है 2 क्रॉस 3 की। तो मेन अंतर जो सामने नजर आ रहे हैं वो अंतर देखते चलना। डिटर्मिनेंट के किस्से में बात आती है ये हमेशा स्क्वायर होते हैं। मैट्रिक्स के किस्से में बात आती है कि ये स्क्वायर हो भी सकते हैं और स्क्वायर नहीं भी हो सकते। मतलब ये रो और कॉलम की संख्या सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक, इसके बाद इनके लिए जब हमने अभी लैंग्वेज लिखी तो हमने कहा मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक व्यवस्था के अंतर्गत लिखे गए हैं, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, और किसी व्यवस्था की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। जबकि डिटर्मिनेंट ये एक फंक्शन है और एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट को कहते हैं डिटर्मिनेंट के पास अपनी वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स इज द ओनली द अरेंजमेंट। ये सबसे बेसिक अंतर है जो पहला आता है। बाकी जो और अंतर है उनकी चर्चा धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तब करेंगे। ऑफलाइन क्लास होती तब इतनी जल्दी कुछ नहीं, आज ये सिर्फ 2 लाइन होती, लेकिन ऑनलाइन क्लास है इसीलिए कुछ चीजें तो इसको रखनी पड़ेंगी आगे। ये पहली डिफिनीशन हुई जो नॉर्मली कोई भी पूछे तो पहली डिफिनीशन हमें ये बतानी है कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और द नंबर्स। मैथमेटिकल टर्म में नंबर्स का ही जो ऑब्जेक्ट है वो नंबर ही होंगे। ठीक, इन रो एंड दी कॉलम्स। अब वो डिफिनीशन जो हम लोग कॉपी पर उतारते हैं और करके लिखना, अथवा अब विशुद्ध मैथमेटिकल डिफिनीशन को लिखा जाएगा। लिखना अ सेट ऑफ, और पहले कंफ्यूज मत होना कि एलिमेंट की संख्या में ऐसे फिक्स कैसे बता दिए, वो अभी लिखने के बाद बताएंगे। अ सेट ऑफ m into n नंबर्स, ये m गुणे n है। अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड, जो व्यवस्थित किए गए हैं, अरेंज्ड इन द रो एंड कॉलम, या इन द फॉर्म ऑफ लिख देना, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे
रेक्टेंगुलर एरे, चतुर्भुज के जैसा रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग लैंग्वेज से बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो चतुर्भुजीय व्यवस्था हो रही है, रेक्टेंगुलर एरे जो हो रहे हैं, ये रखते हैं कितनी रो और कितने कॉलम रखते हैं उसकी चर्चा है। कंसिस्टिंग ऑफ m rows and n columns, ठीक, कॉमा, is known as ये व्यवस्था जानी जाती है, is known as matrix of size m by n। कुछ लोग इस पे m क्रॉस n भी लिख देते हैं, लेकिन m क्रॉस n लिखने पे कभी कभी कंफ्यूजन होती है, लोग उसको गुणा भी कर लेते हैं, जो कच्चे लोग होते हैं, बस उनकी बात है। बाकी m by n लिखो चाहे m क्रॉस n मैट्रिक्स बोला जाए। सेकेंड डिफिनेशन को क्लेरिफाई करते हैं। अ सेट ऑफ टोटल mn नंबर्स, m इंटू n नंबर्स, इतने नंबर्स का जो सेट होता है, जो कलेक्शन होता है, और ये नंबर कैसे हैं, अरेंज्ड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, एक चतुर्भुजीय व्यवस्था के टर्म में इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। और ये जो चतुर्भुजीय व्यवस्था रखी गई है, कंसिस्टिंग, ये रखती है कुल m रोज, टोटल m रोज रखती है एंड n कॉलम्स रखती है, इज नोन एज, इस व्यवस्था को जाना जाता है मैट्रिक्स ऑफ द साइज m by n। ये व्यवस्था मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है जिसकी साइज m by n होती है। और किसी मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, लिखना यूजुअली अ मैट्रिक्स, साधारणतया यूजुअली अ मैट्रिक्स is denoted by, usually a matrix is denoted by capital A, capital B, capital C, etc. यानी हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से इसको दिखाते हैं। इसके बाद हेडिंग डालना नोटेशन, प्रतीक। अब हम इसको प्रतीकात्मक रूप से दिखाने चल रहे हैं, जो इस डेफिनेशन को और क्लियर करेगा। नोटेशन हेडिंग डाल करके लिखना, नोटेशन। सुन, इसे ध्यान से देखना, ये बिल्कुल किस तरीके से ये व्यवस्था तैयार की है। अगर किसी ने कहा कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है, तो इसकी व्यवस्था देखने में कुछ ऐसी होगी। ये यहाँ कोई एलिमेंट बैठेंगे, इधर भी एलिमेंट बैठेगा, यहाँ भी एलिमेंट होगा, यहाँ भी, और इस तरीके से व्यवस्था ऑनवर्ड चलती जाएगी। यहाँ पर भी कोई एलिमेंट बैठेगा। ये ऊपर से देखा जाए तो ये सीधी लाइन चली आ रही है नीचे की तरफ, इसको दुनिया कहती है कॉलम 1। ये आपका पहला कॉलम होता है, इसको ऐसे नॉर्मली कॉलम 1 कह दिया जाता है। इसी हिसाब से जस्ट बगल में आए तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट बैठा है, माना अगला एलिमेंट इसके ठीक सामने, यहाँ पर कोई एलिमेंट, इसके ठीक सामने यहाँ पर कोई एलिमेंट बैठा हुआ है, यहाँ कोई एलिमेंट है। ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही और एक एलिमेंट यहाँ पर बैठ गया, तो ये दूसरा कॉलम तैयार हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड कॉलम, कॉलम 2। ये इस हिसाब से ऐसे ही व्यवस्था चलती रहती है अप टू सो ऑन। ठीक, ये ऐसे दिखा दे रहे हैं अप टू सो ऑन, कंफ्यूज मत होना इससे। लास्ट हम यहाँ पर आ रहे हैं, चलते चलते ये इसी हिसाब से चलते हुए, यहाँ चलते हुए इस तरीके से यहाँ पर ऐसा। ठीक, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चलते चलते ये ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इसको कह रहे हैं, ये हमको मिलता है nth कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऑनवर्ड चलते हुए लास्ट में जो कॉलम मिलता है उसको हम कहते हैं ये nवें नंबर का कॉलम होगा, दैट्स कॉल्ड द nth कॉलम। अच्छा, अब फिर गौर करना, ये इनको ऐसे सामने देखो तो ये आपको रो मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट रो, आपकी रो 1। ये जो दिख रहे हैं ये पहली रो, फिर पहली रो के बाद ये आपको मिलती है सेकेंड रो, रो 2।
ये आपको देखा जाए तो ये आपको मिलती है थर्ड रो 3, और इस तरह से ये आगे ऑनवर्ड चलते रहते हैं। तो लास्ट में जो मिलती है, अब दोनों के नंबर बराबर हो सकते हैं रो और कॉलम के, और नहीं भी हो सकते हैं, तो अभी हम मान लेते हैं इसको mth रो है, ये mth रो है। ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है ऐसा, ठीक। और अथवा और क्लियर करते हैं इसको, और पहले ये बना लो फिर अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखना, दूसरे स्ट्रक्चर में हर बातें क्लियर हो जाएंगी कि एलिमेंट कहां बैठा है, उस जगह की भी जानकारी मिल जाएगी। और कैपिटल A इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां हम एक एलिमेंट बैठा रहे हैं A, लेकिन ये एलिमेंट जहां बैठा हुआ है अब ये पहली जगह पर आया, तो इसको हम कह देते हैं आप पहली रो में बैठिए और पहले कॉलम में बैठिए। मतलब जब आप इधर से देखेंगे आपकी पोजीशन पहली होगी। यहां खड़े होकर के अगर कोई आदमी देखता है तो यहां से देखने पर इसकी पोजीशन पहली मिलती है, और यही आदमी अगर यहां से देखता है तब भी इसकी पोजीशन पहली मिलती है। तो ये लिखा जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर से रो पहली और इधर से कॉलम पहला। यहां पर दूसरा आदमी इंटर करता है तो कहते हैं आप बैठिए, लेकिन अब आपके ऊपर एक स्लोगन लग जाएगा, एक चिपक लगेगा कि आप फर्स्ट रो में तो बैठे हैं लेकिन आप इसके बाद बैठे हैं, यानी आप सेकंड कॉलम में बैठे हैं। और इस तरीके से अगला आदमी आता है तो ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से चलते हुए यहाँ जो आदमी बैठता है वो है फर्स्ट रो में, लेकिन चलते हुए किसी एक कॉलम में बैठा है तो जेथ कॉलम, और इस तरीके से चलते हुए लास्ट में फर्स्ट रो nth कॉलम। लाइट की दिक्कत, फर्स्ट रो जेथ कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। अब फिर लोग इंटर करते हैं, लेकिन कॉलम n ही हो सकते हैं, इस पे रोक लग चुकी है, अब n से ज्यादा आप नहीं। तो जब दूसरा आदमी इंटर करेगा दूसरा एलिमेंट, तो हम कहेंगे आप इसके नीचे बैठिए, लेकिन अब आप सेकंड रो में आ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा जैसे क्लास में घुसो और पहली सीट भरी हुई हो तो आपको दूसरे पर बैठना है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस नंबर पर गौर करो, ये नंबर आपकी पोजीशन बता रहा है कि आप किस जगह बैठ रहे हो। सेकंड रो में हो लेकिन पहले कॉलम में हो, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ऑनवर्ड। अब यहाँ पर जब बैठोगे तो सेकंड रो होगी, लेकिन कॉलम कौन सा होगा, जो ऊपर वाला होगा, जेथ कॉलम, अप टू सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम। और इस तरीके से चलते हुए अब कोई आता है तो हमें नहीं पता, तो हम उसको जनरली कहते हैं आईथ रो फर्स्ट कॉलम। देखो आईथ रो और फर्स्ट कॉलम, अप टू सो ऑन आईथ रो सेकंड कॉलम, ठीक। यहाँ पर आया आईथ रो थर्ड कॉलम, और चलते चलते जो एलिमेंट यहाँ बैठा आईथ रो जेथ कॉलम, अप टू सो ऑन यहाँ पर आईथ रो nth कॉलम। और इस तरीके से चलते हुए रो की संख्या m मान रही है, देखना mv रो है, पहला कॉलम है, इस तरीके से चलते हुए mth रो और सेकंड कॉलम है, इस तरीके से चलते हुए mv रो में बैठे हो, थर्ड कॉलम में बैठे हैं, और ऑनवर्ड चलते हुए यहाँ से रो तो आज भी mv है लेकिन कॉलम j है, और यहाँ से चलते हुए इस तरीके से mv रो है और nth कॉलम है। ये रहा, ये इसका मतलब ये जो होगा, ये इनकी अगर बात करें तो ये वो एलिमेंट है जो आईथ रो में बैठा है और जेथ कॉलम में बैठा है। तो पहला सफिक्स आपको बताता है कि आप किस रो में बैठे हो, और दूसरा सफिक्स आपको बताता है कि आप किस कॉलम में बैठे हुए हो। ये इसीलिए इस एलिमेंट को कहा जाएगा दैट्स एलिमेंट नोन एज द ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट है जो ith रो में बैठा है और jth कॉलम में बैठा है। इसको हम ऐसे यहां पर लिख दे रहे हैं, दिस इज द ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बना लो ये स्ट्रक्चर, मतलब वो एलिमेंट जो ith रो में बैठा है और jth कॉलम में बैठा हुआ है, दैट्स कॉल्ड द ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स।
और जिस पोजीशन पर बैठा है वो पोजीशन आपको पता है। इसका मतलब ये जो नीचे नंबर लिखे गए हैं ये नंबर मैट्रिक्स में आपकी पोजीशन को बता रहे हैं। ये मत सोचना कि सारे हमने ए भर दिए, अब तो इनकी पोजीशन ही इनको बता रही है कि आप ऊपर, अब ये A11 इसके बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, A12 A22 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अंदर में आपको नंबर्स बैठाने हैं और ये जो नीचे बातें लिखी गई हैं ये उनकी पोजीशन को बता रही हैं। बाकी नंबर्स आप चाहे अपनी मर्जी के बैठाओ, चाहे डिफरेंट चाहे सेम टू सेम, जो मर्जी वो बैठा सकते हो। लेकिन हर बार इतना बड़ा नोटेशन काम नहीं करता, तो हम इसको छोटे में लाते हैं, छोटा नोटेशन दिखाते हैं। ठीक, लिखना इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर ये सारी बातें लिखी जाए, इन शॉर्ट। ठीक, मैट्रिक्स कैपिटल ए को हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। देखना, एक जनरल एलिमेंट बोल दो बस, खाली एक जनरल एलिमेंट हो गया, मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो गई। ये छोटा सा डिब्बा बनाना और इसमें केवल भर देना आई जे, ये बस इतना ही काम कर देना। और यहाँ मैट्रिक्स का साइज लिख देते हैं m क्रॉस n। इसका मतलब रो की संख्या एक से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, m तक। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, i रो, m रो। और j की संख्या यानी कॉलम्स की संख्या एक से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, j तक। तो इधर बता देते हैं, जहां पर m की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 होगी, लेस देन r इक्वल टू, सॉरी i की वैल्यू यानी रो की संख्या एक से शुरू होगी, फिर एक से बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेगी, m तक। यानी रो की संख्या ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, लेस देन r इक्वल टू m। इसी तरह कॉलम की संख्या j, ये ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, लेस देन r इक्वल टू m। टोटल नंबर ऑफ कॉलम के, इसे नोट कर लो। एक हम एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे किसी ने एक मैट्रिक्स लिखी, एग्जांपल देखना, किसी ने मैट्रिक्स कही कैपिटल A इज इक्वल टू I की पावर 3 J की पावर 3, ऐसा लिख दिया बस किसी ने। ये कंफर्म है, I रो की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम की संख्या को। और I और J के ऊपर उसने शर्तें बैठा दी। उसने ऐसा कह दिया कि जो I है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, लेस देन r इक्वल टू 3 है। और J के लिए उसने कह दिया J ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, लेस देन r इक्वल टू 4 है। इसका मतलब रो की संख्या 1 से चल के 3 तक जाती है और कॉलम 1 से चल करके 4 तक जाते हैं। तो गौर करो कैसे भरा जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगी। दिस इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट करो, तो फर्स्ट रो, ठीक। और कॉलम कुल कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कॉलम। i इज इक्वल टू 1, पहली रो में i 1 ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है, तो 1 टू द पावर 3 इनटू, आपकी गौर करना, इनटू साथ में j की पावर 3। तो अभी आप फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हो, तो 1 टू द पावर 3। आगे बढ़ो, रो तो चेंज हुई नहीं, तो फर्स्ट रो i टू द पावर 3, लेकिन कॉलम बदल गया तो 2 की पावर 3। फिर आगे बढ़ो, फर्स्ट रो i की पावर 3 इनटू कॉलम चेंज हो चुका है 3 की पावर 3। फिर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो i टू द पावर 3 और चौथे कॉलम में पहुंच गए इनटू 4 टू द पावर 3, और बस कॉलम 4 के ऊपर नहीं चल सकते। अब आ जाओ सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में आएंगे तो i की वैल्यू आपकी बार 2 चढ़ेगी, तो 2 की पावर 3 इनटू, लेकिन कॉलम तो आपका पहला आ गया, तो 1 टू द पावर 3। सेकंड रो 2 की पावर 3, सेकंड कॉलम 2 की पावर 3, सेकंड रो 2 की पावर 3, थर्ड कॉलम 3 की पावर 3, सेकंड रो 2 की पावर 3, थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम 4 टू द पावर 3। इसी तरीके से बस 3 तक जाना है, इसके बाद रो नहीं बढ़ेगी। 3 की पावर 3, 1 टू द पावर 3, क्योंकि पहला कॉलम आ रहा है। फिर थर्ड रो 3 की पावर 3, पहला कॉलम 1 टू द पावर 3, सेकंड कॉलम है 2 की पावर 3, थर्ड रो 3 की पावर 3, थर्ड कॉलम 3 की पावर 3, थर्ड रो 3 की पावर 3 और फोर्थ कॉलम 4 टू द पावर 3। ये बस सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लिख लो, मन चाहे एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। साइज कोई पूछे तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो की संख्या 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, कॉलम की संख्या 4, 3 क्रॉस 4 ये रहा।
अभी आज के लिए इंट्रो ही था, ठीक। और वैसे भी लाइट नहीं है इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है गर्मी से, इतने पर इसको रोक रहे हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें मैट्रिक्स और आगे बढ़ाएंगे, और मैट्रिक्स को इत्मीनान से पढ़ो क्योंकि जिसकी मैट्रिक्स स्ट्रांग है उसी का लीनियर अलजेब्रा भी स्ट्रांग होगा।